नमस्कार। सर का परिचय तो संक्षिप्त में दे ही दिया हमारे उद्घोषक ने। मैं थोड़ी बात जो आई थिंक हमारे ज़माने के लोग हैं वो ज़रूर कनेक्ट करेंगे बाल पॉकेट बुक्स का और हम लोगों के जीवन में क्या असर था और क्या हम लोग उस टाइम में महसूस करते थे। चाहे वो कैरेक्टर राम रहीम का हो, लंबू मोटू का हो या फिर जो है सो राजन इकबाल का हो, उन सब कैरेक्टर ने हमारे जीवन में कहीं ना कहीं छाप छोड़ी है। अब उस टाइम में 1969 की जब आप बात करते हैं सर, उस टाइम में इन्होंने उस कैरेक्टर को रचा और फिर हम लोगों को उससे मतलब कनेक्ट किया, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये उनके साथ जुड़े रहे। आज आप कॉकरोच के कातिल को लेकर आए हो यहाँ पे, तो सर मेरा पहला सवाल है, उस समय के जो कैरेक्टर्स को आपने रचा और आज जो रच रहे हो हमारे नए जनरेशन के लिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? उपस्थित बंधुओं, सभी आगंतुकों, मित्रों और मेहरबानों, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा। अब मैं रुपेश जी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ऐसा है, हमारे देश में बच्चों का साहित्य शुरू से ही है, आदिकाल से ही। पंचतंत्र, जातक कथाएं और ये दशावतार वगैरह सब एक्चुअली बच्चों को रोमांच और वो मस्त करने वाली कथाएं, कोई भी ऐसी, और शिक्षाप्रद भी हैं। लेकिन आज़ादी के बाद जब मतलब ये बच्चों का साहित्य, सबसे पहले चंदा मामा मैगजीन जो है ना, उसने पॉपुलर किया बच्चों की कहानियों को। उसके बाद और बहुत सी पत्रिकाएं, मनमोहन, नंदन, पराग, इन सब में मतलब बच्चों को कहानियों को लिया गया बच्चों की ओर। लेकिन पॉकेट बुक्स में जैसे अंग्रेजी में बहुत साहित्य है, मतलब हिंदी में नहीं था। हिंदी में ये लेके आने वाले थे S.C. बेदी जी, राजन इकबाल की सीरीज की लेके इन्होंने बच्चों को हीरो बनाया। मतलब जैसे लोग कर्नल हमीद और कर्नल विनोद और कैप्टन हमीद के लिखते थे, जस्ट वैसे ही राजन इकबाल सीरीज लाए। और राजन इकबाल सीरीज इतनी पॉपुलर हुई बच्चों में कि मनोज पॉकेट बुक्स ने राम रहीम सीरीज निकाली। और इसके बाद मतलब ये पराग के संपादक आनंद प्रकाश जैन जी हैं, उनके दिमाग में भी आया भाई कुछ बच्चों का लिखा जाए। बड़े बड़े लेखकों के मतलब में आपस में मतलब साहित्यिक लेखक जो मतलब ये पॉकेट बुक्स के लेखकों को हे समझते थे, निम्न समझते थे, उनके दिमाग में भी आया। तो कृष्णचंद्र ने हिंद पॉकेट बुक में हांगकांग की गुड़िया और इस तरह के कई बच्चों के उपन्यास लिखे। और आनंद प्रकाश जी ने उन दिनों बड़ी फेमस हुई थी फिल्म राम और श्याम जी, तो उन्होंने राम और श्याम कैरेक्टर लेके पराग में आरंभ किया 00 हाफ कर, एजेंट 00 हाफ। बाद में उसके उपन्यास भी एक मतलब उन्होंने अपनी खुद की पॉकेट बुक से निकाले और बहुत पॉपुलर हुए। लेकिन इसके बाद जब ये टीवी का ज़माना आया, तो और टीवी के ज़माने के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जब आ गए, ये किताबें छपनी बच्चों के लगभग ख़त्म सी हो रही थी। इसके लिए मैं फ्लाई ड्रीम्स को धन्यवाद दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि इन्होंने इसमें पहला प्रयास किया है कुछ अलग। इसमें इनकी किताब जो कॉकरोच के कातिल इन्होंने मुझसे लिखवाई है, इसमें 2 बच्चे ही हीरो हैं और उन बच्चों की कहानियों मतलब ये बिल्कुल लेके आगे आप बड़ी रोचक कहानियाँ, नई घटनाओं के साथ मतलब बड़े आपको आत्मविश्वास पैदा करने वाली, साहस पैदा करने वाली और मतलब पढ़ने में मज़ा भी देने वाली, मनोरंजन करने वाली भी कहानियाँ मिलेंगी। इन्होंने ये पहली जो जी, इसी से मेरा एक सवाल था कि ये जो आपने इसमें शायद अभिजीत और अभिषेक और जीत, राइट, प्रभु जी, इनकी जोड़ी का नाम अभिजीत रखा है। तो जैसे राजन इकबाल था या बाकी आपने इस दौर के बच्चों को अभिजीत के नाम से मतलब अभी आपने वो डाला, अभिषेक और प्रभुजीत, राइट। और हाँ, मतलब ये जो कैरेक्टर है ना, इनमें मैंने अभिषेक को दिखाया, ये एक मिलिट्री के कर्नल का बेटा है, ओके। और वो उसके पिता ने उसको इतना एक्सपर्ट बनाया हर काम में, हर मतलब वो एक आम बच्चों से बहुत ही मतलब अलग है। मतलब उस साहस की कूद के मतलब उसमें कमी नहीं कहीं भी। और इसके अलावा बुद्धिमान भी बहुत, पढ़ने में हमेशा अव्वल रहता है। और हर तरह के मतलब जैसे आप मतलब देखते हैं ये कमांडो होते हैं मतलब ठीक है, उस तरह की ट्रेनिंग उसे अपने पिता से मिली हुई है। तो वो बहुत से ऐसे अविश्वसनीय काम करता है जो आप बच्चों को बड़ा साहस भी देंगे और मज़ा भी देंगे। मतलब ये कहानियाँ लिखने का मतलब ये है बच्चे पढ़ें और पढ़ के मतलब अपने मन में है ना हिम्मत का महसूस करें और आगे कुछ ना कुछ बढ़ने की, पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है वो पढ़ने का महत्व। और मतलब ये अपने
शरीर की मतलब ये सेहत का महत्व भी समझें, ताकि वो उन जैसे बनने की प्रेरणा मिले उन्हें। तो मेरा इसी में सवाल है, जैसे कि अभिजीत तो है और एक कैरेक्टर है, आई थिंक आपने साइंटिस्ट लिया है हेमराज, राइट? हाँ तो अगर हाँ अगर आप कॉकरोच के कातिल को विजुलाइज करें हाँ तो आज के ज़माने के हिसाब से कौन, अगर मैं इस पे एनिमेटेड कोई चीज़ बनाना चाहूँ हाँ। तो कौन सा सीन होगा जो आपको लगता है कि ये बहुत ही मतलब उभर के आएगा और बच्चों को बहुत अपील करेगा? मतलब एक सीन है इसमें कॉकरोचों की बाढ़ सी आती है, मतलब कॉकरोच घर से निकल के मतलब सड़क पे मतलब बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में कॉकरोच मतलब बढ़ रहे, तो ये बच्चों में थोड़ा सा हॉरर भी पैदा करेगा और बच्चों को एकदम कि क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहे हैं कॉकरोच। लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, अभी आपकी किताब तो आई थिंक छपने वाली है, तो जो उसमें मैंने देखा कि एक इंसान जैसा कॉकरोच मिलता है इसको, जो उतना लंबा उतना चौड़ा होता है, तो इसकी क्या इसमें है? इसका एक्चुअली इसको हम आगे श्रृंखला भी रखेंगे। मतलब कॉकरोच जो है ना, ये उनसे सारे काम कराने, मतलब ये एक वैज्ञानिक अपराधी है, ये सारे काम कराने की कोशिश करता है, उसे आगे लूटपाट भी कराएगा, आगे उनसे मतलब चोरी चिकारी कराएगा, लेकिन उसके लिए पीछे साइंस है, ऐसे ही नहीं। तो वो कॉकरोच जो बड़ा दिखाया आदमखोर कॉकरोच, आदमखोर, ओके। तो उसका रीज़न यही है कि वो आगे चल के उनको मतलब जैसे आज के रॉबोट यूज हो रहे हैं ना, मतलब आप एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा नाम हो रहा है ना, AI, तो समझ लीजिए वो सारी उस आज की टेक्नोलॉजी को और आज की मतलब विज्ञान को लेके कहानियाँ होंगी। ओके, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक रोचकता। बच्चों को इनमें मज़ा जरूर आएगा, क्योंकि घटनाएं जो होंगी ना, मतलब वो एकदम अचानक, मतलब ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा। और लिखने की तकनीक यही है कि बच्चे बोर नहीं हो, फटाफट पढ़ते चले, उन्हें ज़रा भी मतलब फिजूल का डिस्क्रिप्शन, फिजूल की बात कहीं भी कुछ न मिले, मैं पढ़ते हुए आगे क्या है मतलब ये दिमाग में रहे। अच्छा, तो ये लेकिन जो सीरीज है, सीरीज आपने 999 आई थिंक हाँ दिया, ये इसका क्या एस.सी. मतलब? बेदी साहब को थैंक ओके, करूँगा, ओके, उन्होंने भी अपने राजन इकबाल सीरीज का नाम 999 दिया था। ओके, तो वहाँ से आपने बोरो किया दिमाग में अच्छा ये 999 क्यों है, इसका रहस्य हम आगे किताब में खुले। ओके। तो एक चीज़ और, जैसे यहाँ बच्चे बैठे हैं, हाँ तो आपके हिसाब से ये जो दो कैरेक्टर हैं, हाँ, इस दो कैरेक्टर का कौन सा ऐसा चीज़ है जो ये पढ़ने के बाद अपने अंदर आत्मसात करना चाहेंगे और लेके जाना चाहेंगे? एक तो साहस, ओके, दूसरे ये है कि सब मतलब अच्छी बात है, मतलब इनके अंदर कोई बुरी बात नहीं थी, मतलब ज़रूरतमंदों की मदद करने की भावना आएगी, किसी को कुछ मतलब नहीं तकलीफ नहीं देने की भावना होगी, और सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा और सेहत, इस पे इनका बच्चों का ध्यान जाएगा कि हमने अपनी बच्चों का, मैं एक बात कहूँ, बच्चों की लाइफ में बच्चों को समझना चाहिए, दो ही उनके ज़िंदगी में दोस्त है सबसे बड़े, माता पिता नहीं, दो यार दोस्त नहीं, रिश्तेदार नहीं, उनका सबसे पहला दोस्त है उनकी सेहत, दूसरा दोस्त है शिक्षा। इसमें अगर आपने आप को परफेक्ट रखेंगे तो दुनिया के किसी कोने में मार नहीं खाएंगे, कहीं भी चले जाएं दुनिया के किसी कोने में कामयाब रहेंगे। तो बच्चों को ये मेरी कहानियाँ यही सिखाएंगी कि उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी शिक्षा और सेहत पे देना है और फिजूल टाइम वेस्ट करने से बचना है। ठीक है। तो अभी कोई एक ऐसा संस्मरण आप हम लोगों के साथ कर सकते हैं जो उस समय मतलब आपके दिमाग में वो ट्रिगर किया हो और आपने वो चीज़ लिखी हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपने उस समय नहीं की और इस समय आप देना चाहते हो, क्योंकि ये समय का बहुत बड़ा गैप है सर। की किताबों की हाँ, बात हो रही है, ये जनरेशन का गैप है सर। मतलब मैं अगर विजुलाइज एक बात शेयर करना चाहूँगा जी, क्योंकि एक सबसे बड़े लेखक उस बच्चों की किताबों के हैं एस.सी. बेदी। ओके, वो एक किताब लिख रहे थे, जो उनकी किताबें हरीश पॉकेट बुक्स, यानी जो राज पॉकेट बुक्स की दूसरी, राजा पॉकेट बुक्स की दूसरी फर्म थी, उनमें छप रही थी। तो उस ज़माने में ये कंपोजिंग एजेंसी होती थी ना, वो छत पे होती थी, टीन के टप्पर होते थे उस पर लगे हुए। तो उस ज़माने में बॉल पेन नहीं होता था, तो फाउंटेन पेन से लिखे जाते थे। तो बेदी साहब ने अपने नावल लिखे हुए थे, तो अचानक बहुत भयंकर बारिश आ गई और बेदी साहब की मतलब सारी किताबें तैयार थी, लास्ट किताब का आखिरी एंड मतलब टाइप होना था कि वो फाउंटेन पेन की लिखाई, वो बारिश से पानी टपकने लगा, सारा धुल गया। अब बेदी साहब, एस.सी. बेदी साहब उस समय झांसी में थे, तो पब्लिशर, उस समय में ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे और वैसे फ़ोन में भी मतलब डायरेक्ट कॉल नहीं होती थी, ट्रंक कॉल बुक की जाती थी, और उसके बाद मतलब फ़ोन मतलब ये पता चलता था आप कनेक्शन मिल गया तो आप मतलब, तो राज पॉकेट बुक्स वाले राजकुमार गुप्ता जी ने मतलब वो ट्रंक कॉल बुक की और बेदी साहब से जब बात हुई तो बेदी साहब से कहा फ़ौरन आ जाओ, तो ये किताब कंप्लीट नहीं तो इसके सेट लेट हो जाएगा। तो बेदी साहब ने कहा मैं तो बीमार भी हूँ, मैं आ नहीं सकता इस समय। इन्होंने कहा कि ना मैं फिर कैसे करें, सेट लेट हो जाएगा।
बेदी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा योगेश मित्तल को बुलाओ, उससे ये कहानी पूरी करा लो, वो कर देगा। तो मुझे घर भेज के, मतलब उन्होंने अपना एक बंदा मुलकराज था उसको भेज के बुलाया। मैं जब ऑफिस पहुंचा तो पता चला क्या नाम है कि उसके पेज जो किताब के सारे मतलब प्रेस में मतलब वो एक भी प्रूफ नहीं फरमाया। आखिर के 16 पेज के अलावा किताब के पेज नहीं थे। मुझे कहानी नहीं पता, मुझे कहा बैठ के या कहानी ख़त्म कर दो। मतलब वो ऑफिस में ही बैठ के कहानी ख़त्म करी थी और मतलब कहानी नहीं थी सामने। तो उस समय एक किसी ज़माने में हिंद पॉकेट बुक्स में प्रूफ रीडर हुआ करते थे बख्शी साहब, उन दिनों वो राजा पॉकेट बुक्स में मतलब प्रूफ रीडिंग की सर्विस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा योगेश जी कहानी तो मैंने पढ़ी है, मैं आपको रफ कहो तो सुना सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मतलब बड़े इत्मीनान से मैंने पीसफुली सुनी। उसके बाद लास्ट के 16 पेज दे दिए कि अब आपको एंड लिखना है, 16 पेज एंड लिखना है, 16 पेज लिखना है। मैंने वही बैठ के उनके ऑफिस में ही मतलब अब जैसे आप 6 घंटे 8 घंटे जो भी मतलब बैठ के एंड लिखा। उसको एंड लिखने के बाद मैं तो भूल गया वो, मतलब उसके बाद राज पॉकेट बुक्स वालों ने जब बेदी साहब आए तो मुझे बुलाया, एक पार्टी सी कर रखी थी समोसे चाय वगैरह की। वहाँ बेदी साहब बेसमेंट में था उनका ऑफिस तहखान में, मैं सीढ़ियाँ उधर, तो बेदी साहब मौजूद थे। बेदी साहब ने उठ के मेरे को एकदम गोद में उठा लिया और नचा लिया। मैंने कहा बेदी साहब ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मैं दमे का मरीज हूँ, मेरी सांस फूल जाएगी, मैं तबीयत खराब हो जाएगी। बेदी साहब ने कहा नहीं यार आज तो मेरा इतना दिल खुश है, मतलब मुझे नाच लेने दे। खैर उन्होंने मुझे नीचे उतारा। मैंने कहा क्या हुआ क्या आपको? कहने लगे यार योगेश तूने तो इतना बढ़िया एंड किया है कि ये इतना बढ़िया तो एंड मैंने भी नहीं किया, पर मैंने बेदी साहब से कहा मैंने बिना किताब पढ़े किया। क्या फिर तो उन्होंने एक पीठ में जो मारा ना, मैं वहाँ बोरी किताबों की बोरी से वहाँ गिरा पतला दूल्हा। अच्छा, और बेदी साहब ने सॉरी करके फिर दोबारा उठाया। ये इंसिडेंट मज़ेदार है, बच्चों को मज़ा आया होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों के लिए तो आपने बता दी, और फिर हम बहुत सारे लेखक भी यहाँ पे हैं, तो ये जो प्रेत लेखन है या उनके बारे में सोच के बिना किताब की मतलब उनकी समझ को आपने उतार दी चीज़ों को। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2-3 चीज़ आप बता दीजिए कि कैसे आप दूसरों का साइकिक रीड करते हो जो कि मैं उनके जैसा या कोई और उनके जैसा लिख सके, तो ये कैसे होता है? ऐसा है ना, सबसे बड़ी चीज़ लिखना एक अपने आप में आर्ट और मस्ती वाली आर्ट है। अगर आप लिखने का मूड है तो आप मतलब लिखना चालू, कलम उठाओगे चालू नहीं, जैसे आपका कोई चीज़ है और जैसे आप बेदी साहब की कोई चीज़ थी आपने पूरी की, तो वैसे कैसे आप बेदी साहब वाले शूज में कैसे अपने आप को डाल सकते हो? ये वाली चीज़, ये गॉड गिफ्ट, ये गॉड गिफ्ट। ओके, क्योंकि ये आपको बताऊं इस तरह एक यशपाल वाली मैंने मेरे इंटरव्यू में भी है, उन्होंने उनको पैसे की सख्त ज़रूरत थी, मतलब घर में राशन के लिए पैसे नहीं। उन्होंने कहा योगेश एक नावल जल्दी ख़त्म करना है, तो 2-3 दिन मेरे माता पिता से कहा तू हम साथ में रहेंगे, मेरे को घर से ले गए और हमने 2-3 दिन के अंदर मतलब रात दिन जाग के एक नावल लिखा, चांदी सुना कर। कभी किसी को मार्केट में मिले तो ज़रूर मतलब मेरा ख्याल है चांदी सोना। हाँ ओके, वो उसमें एक सीन वालिया साहब लिखते थे, एक सीन मैं लिखता था, एक वो लिखते थे, एक वो हाँ ये वो हर बार बताते थे योगेश ये आगे ये सीन में ये लिखना है। क्योंकि वो हम लोग उन दिनों आउटलाइंस बना के नावल लिखा करते थे। पहले अगर पूरा उपन्यास है तो उसका प्लाट पहले सेट कर लेते थे, तो उसके बाद लेकिन वो उपन्यास जो अगर कहीं हाथ लग जाएगा ना, आप जजमेंट नहीं ले सकते कि योगेश मित्तल ने कौन सी लाइन, वही यशपाल वालिया ने कौन सी लाइन, वही चीज। इस मामले में मेरा ख्याल है मैं अकेला हूँ जिस पे हर राइटर, अभी परशुराम शर्मा जी आए थे अशोक गोयल जी के सामने, उनसे बात हुई, उनसे मतलब वेद प्रकाश वर्मा के और ये परशुराम शर्मा के उपन्यास एक पूजा पॉकेट बुक्स वाला छाप रहा था। ओके, अरविंद जिसने बाद में केशव पंडित खड़ा किया सब पंडित और गौरी पॉकेट बुक से। ओके, तो उसके वो हुआ उनके 2-2 फार्म बढ़ाने थे। हुआ ये कि मतलब जैसे 160 पेज के थे तो 192 पेज करने थे। अब परशुराम शर्मा जी ने भी मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो उन्होंने कहा 32 पेज बढ़ाने कौन बढ़ाएगा, उन्होंने कहा योगेश से बढ़वा लो। वेद प्रकाश वर्मा, शर्मा नहीं वर्मा भी हुआ है, ओके, उसने भी उस समय आज तक मिला नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता उसने कैसे मेरा नाम लिया कि मेरे उपन्यास योगेश मित्तल से बढ़वा लेना, और किसी से नहीं। मेरे को दिए गए उपन्यास की 2-2 फार्म बढ़ा दो, मतलब 16 पेज तो जो भी है 32 पेज बढ़ा के, ठीक है। लेकिन हर राइटर मेरा नाम रिकमेंड करता था। मेरे साथ खुशकिस्मती है कि कहीं किसी राइटर को कुछ चाहिए होता था तो मेरा नाम रिकमेंड करता था कि मेरा, और पूरा उपन्यास लिखवाना होता था तो भी मेरे पास आता योगेश, मतलब 4 दिन के। और उन दिनों यार हम फुल टाइम लिखने वाले थे, आज तो दुकानदार हूँ मैं जी, तो मैं 3 दिन 4 दिन में उपन्यास लिख देता था एक। ओके, ये गॉड गिफ्ट को, इसमें मतलब मैं ये कहूँगा मेरे अंदर खूबी है नहीं, ये कुछ भगवान की देन है। मतलब हाँ, ये एक वक्त में 4-4 5-5 उपन्यास लिखता था। तो मैं डायरी हमेशा मैंने शुरू से बचपन से मेंटेन की। डायरी में लिख लेता था अगर हर उपन्यास का नाम और उसके कैरेक्टर के नाम अलग अलग।
जब जिस उपन्यास के पेज लिख रहा हूँ उसके कैरेक्टर को उसका पेज खोल के गिरता था। तो फिर मतलब हम लोग फ्लाई ड्रीम से जो थोड़ी किताबें ज़रा हटके जो इनका टैगलाइन ही है, तो इनसे आपके साथ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हमें और देखने मिलेंगे और हाँ, जल्दी लेकिन मिलेंगे। मैं जो भी कोशिश करूँगा, अगर प्लाट या तो नया हो, नया प्लाट नहीं हो तो ऐसा हो कि पढ़ते हुए पाठक जैसे रेलगाड़ी चली जा रही है फास्ट स्पीड में पढ़ता चला जाए, मतलब उसको सोचने समझने की बात बाद में है, पहले मज़ा आता चला जाए हर जगह, डायलॉग में भी, सीन में भी। कि इसमें देखो फाइट सीन भी होंगे, इमोशन सीन भी होंगे। हर राइटर को ये समझना चाहिए कि एक जैसी एक रास्ता कहानियों में नहीं होनी चाहिए। कहानी में बदलाव, हर सीन में बदलाव ज़रूरी है, और बदलाव जब तक आप नहीं दोगे पाठकों को मज़ा नहीं आएगा। तो एक सीन लड़ाई का, नोक झोंक का, नफरत का दिखा रहे हो तो दूसरा प्यार का भी होना चाहिए। एक सीन झगड़े का दिखा रहे हो तो एक से शांति का भी होना चाहिए। तो इस तरह से मतलब नहीं कि कहानी जो मज़ेदार कहानी लिखने हो, ये टेक्निक है जो पुराने, मेरा ख्याल है ये ओम प्रकाश शर्मा जी में बहुत जबरदस्त है। आपने ओम प्रकाश शर्मा जी के ऊपर जी सर। तो ही वाज द किंग, मतलब ये कि उनको साहित्यिक की श्रेणी में ना रखा, लेकिन बहुत सारे साहित्यकार उनके बहुत से उपन्यासों से बहुत पीछे हैं। ओके, आप में से किसी को कुछ सवाल पूछना है योगेश सर से? शायद मैंने बहुत कुछ कह दिया है, पूछने लायक कुछ बचा नहीं होगा। कुछ पूछना है? मिथिलेश जी, कुछ पूछना है सवाल सर से? हाँ, नए लिखने वालों के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले तो उनके अंदर अपने आप पे पूरा भरोसा करें, और लिखने जब भी लिखना स्टार्ट करें ना तो एक बात सोच ले, आई एम द बेस्ट। अगर उनको मतलब ऐसे ही शीशे के सामने रोज खड़े होकर नहाने के बाद 5 मिनट कहें मैं आई एम द बेस्ट, और जब कहानी स्टार्ट करें कभी ये नहीं सोचे कहानी स्टार्ट कैसे करनी है, आप जहाँ खड़े हो वहाँ से ही कहानी स्टार्ट कर दो, और मतलब जैसे सड़क पे जा रहे हो तो उसके हिसाब से कर दो। मतलब स्टार्टिंग कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती। आप घर में बैठे हो तो घर में बैठे हुए कैरेक्टर्स मतलब लेके स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जब आप कहानी में मतलब जो भी आप जैसी भी कहानी लिख, सामाजिक या, तो एक बात ये ध्यान रख लो कि आपने अगर सामाजिक लिख रहे हो तो मतलब दुख भी दिखाना है, सुख भी दिखाना है, और मतलब झगड़े भी, पारिवारिक झगड़े भी दिखाने हैं, और सुलह भी दिखानी है, और आपसी प्यार भी दिखाना है। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखानी है मतलब गलत शिक्षा दे। हाँ, गलत लोगों को दिखाना है, ये आपको मतलब जो भी है विलन टाइप के लोग, वैम्प टाइप के लोग दिखाने, लेकिन अंत उनका बुरा होना चाहिए। मतलब ये मतलब अपील बच्चों को और बड़ों को, ये कहानियाँ जो इस तरह की जो लिखी जाएंगी बहुत अच्छी। और कहानी में कैरेक्टर्स मतलब डालना कोई मुश्किल काम नहीं, आप अपने आप कोई कैरेक्टर बना लो, और जब आपने 4 कैरेक्टर्स मतलब इस तरह के पैदा कर लिए तो आप ये सोच लो कि उनका सारे सबके डायलॉग एक जैसे नहीं होते। आप एक में सोच लो, एक वक्त सोच लो मैं अमिताभ बच्चन हूँ, दूसरी बार सोच लो मैं शक्ति कपूर हूँ, शक्ति कपूर वाला डायलॉग होना चाहिए, तीसरी बार सोच लो मतलब नहीं कि राजेंद्र नाथ हूँ, कॉमेडियन डायलॉग, अपने आप आपकी कहानी बढ़िया बनेगी। एम आई राइट? बिल्कुल सही सर। और मेरा बच्चों के साहित्य पे आके अभी जस्ट अचानक आपकी किताब चूँकि मैं पढ़ रहा था तो उसमें 2-3 कैरेक्टर ऐसे थे जिसके नाम मुझे बड़े अच्छे लगे और अजीब से लगे। हाँ, नाम जैसे रखना कि भी खूबी है। हाँ, पिंग पोंग हाँ, और ये सारी चीज़ें, तो ये कैसे आता है दिमाग में? बच्चों के कहानी लिख रहे हो तो ऐसे नाम मतलब रखो कि बच्चों को मजा दे। ओके, तो आपको बचका नहीं हो, चाहे वो मतलब चाहे वो ऑकवर्ड हो, चाहे उस तरह के नाम नहीं होते हो, जी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो बच्चों को मजा दे, वो उठपटांग नाम हो चाहे जैसे। लेकिन आप बड़ों के लिए लिख रहे हो कहानी तो नाम आपके कैरेक्टर, आप मतलब आप एक वो लिखते, एक विलेन दिखा रहे हो उसका नाम लिख दो सत्यवान, नहीं जब नहीं, जैसे पिंग पोंग जैसे आपने इसमें है, कॉकरोच के कातिल में शायद पिंग पोंग नाम है, तो वो पिंग पोंग आपके जहन में कैसे आया? पिंग पोंग मतलब आपको पता है टेबल टेनिस गेम, हाँ, पिंग पोंग कहते हैं। तो वो क्या उछलने वाला कैरेक्टर है या क्या है वो? चाइनीज नाम जब हम देते हैं ना, चाइनीज में वांग, चांग, ओके, यांग, मतलब इस तरह के नाम होते हैं, उटपटांग नाम, मतलब जो हमारे इनमें लोगों में नहीं होते। जी, तो जब ऐसे दे रहे हैं तो थोड़ा सा, चाहे नहीं होता कैरेक्टर का ये नाम, लेकिन आप रख लोगे तो वही जहन पे छा जाएगा। मतलब आपको जहन पे छाने वाला नाम रखना है, तो ये नहीं सोचना है कि वो नाम होता है या नहीं होता। आजकल आप देखो बच्चों के बड़े बड़े यूनिक नए नए नाम रखे जाते हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं हो। मतलब ऐसे ऐसे नए नाम, मतलब हर एक किसी फिल्म स्टार के बच्चे के या अपने पड़ोस के बच्चों के जो नाम नहीं सुने, क्यों, लेकिन अच्छे लगते हैं। जी, तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि चाहे ये 1969 की बात हो या आज की बात हो,
सर बिल्कुल कनेक्टेड हैं उस टाइम से भी और आज के टाइम से भी। आज के टाइम में अच्छा हर लेखक को ये भी सोचना चाहिए कि समय के साथ अपनी लेखनी बदल लेनी चाहिए। ओके मतलब आपने उस समय रेडियो और मतलब ट्रांजिस्टर लेके चलते थे, तो इस समय मोबाइल लेके चलना जरूरी है, मतलब जी कैरेक्टर का। जी। अगर इस समय ट्रांजिस्टर लेके चलते दिखा दोगे और गाना सुन रहा है भाई, नहीं ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या, मतलब किसी एक कैरेक्टर मिनट। को मैं पीछे भेज दूं और फिर मतलब ऐसा नहीं ऐसा नहीं होना मैं ये कह रहा हूँ ओके कि इतना फर्क अपने आप ले आना चाहिए हर लेखक को। हाँ जी जी सर। नहीं नहीं, अभी क्राइम कॉलोनी आ रही है। क्राइम कॉलोनी है सर, इनका नेक्स्ट टाइम कॉलोनी है, वही उसी पे मैं इसके, पूछने इसके वाला। बाद आएगा कॉकरोचों का कोहराम। वही सवाल वही पूछने वाला था कि फ्लाइट ड्रीम में इनको ऐसा क्या लगा जो कॉकरोच का कातिल, या फ्लाइट ड्रीम अलग कैसा लगा उस समय जमाने के प्रकाशक और अभी के प्रकाशक। फ्लाइट ड्रीम जो है ना, ये मिथिलेश गुप्ता जी है ना, सबसे अलग ये है। मतलब क्या इनमें क्या अलग है, इनमें मतलब क्या अलग है कि ये सोचते कुछ ना कुछ किताबें जरा हट के निकालने की सोचते। ओके तो इसका यही कारण है कि इनके साथ हम जुड़ गए। एक दो कैरेक्टर इनके नाम पे भी हो जाए तो मतलब। मिथिलेश गुप्ता जी हाँ ये अपने आप में जितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ना, अच्छा इनके लिए कोई कैरेक्टर रखने की जरूरत ही नहीं। ओके एम आई राइट? ठीक है सर। और नहीं, सुबोध भारती जी तो पहले तारीफ के लायक बंदे हैं। इन्होंने पता नहीं मुझे कूड़े में से कहाँ से निकाल के एकदम खड़ा कर दिया। और राम पुजारी जी वो शख्स है जिन्होंने इनको मतलब पकड़ के कहा कि इसको छापो, इसको छापो, इसको छापो। नहीं तो मैं तो लिखना छोड़ चुका था, मतलब बाकायदा पब्लिकेशन के लिए प्रोफेशनल लिखना। दुकानदारी मेरी, मतलब मैं कंप्यूटर प्रिंट वगैरह और फोटो स्टेट की दुकान जो है, मैं अपना इतना रोजी रोटी के लायक फर्स्ट क्लास कमा लेता हूँ, मुझे मतलब ज़रूरत नहीं। हाँ, ये फेसबुक पे लिखता रहता था, क्योंकि आप जिसको लिखना एक आदत हो, जी शौक नहीं आदत हो, उसका लिखना बंद नहीं हो सकता। ओके तो ये बात आदत बनी हुई, कुछ भी लिखो, छपे नहीं छपे, लिखना तो ही है। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आने वाले कितने साल 10 12 15 साल तक और नए नए कैरेक्टर्स आते रहें और फ्लाइट ड्रीम से ही आएँ, क्यों मिथिलेश जी, सही है ना? तो योगेश जी बस इसके साथ ही सभा का समापन करते हैं। ठीक है, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबका आशीर्वाद बना रहे।